नमस्कार दोस्तों, द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं साइंस की कक्षाओं को, और साइंस के इस कक्षा में हम लोग आज जीव विज्ञान से शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश रहेगी कि हम साइंस के सभी विषयों के साथ साथ जो सोशल साइंस है, एसएसटी के जो विषय हैं, उनके लिए आपके पास एक बेहतर से बेहतर शिक्षा मुहैया कराया जाए आपके लिए। हम शुरू करते हैं बायोलॉजी की। जैसा कि बोर्ड पर अंकित है, आप देख पा रहे होंगे कि आज की इस कक्षा में हम मनुष्य के पाचन तंत्र की परिचर्चा करने जा रहे हैं। जीव विज्ञान को हमने कुल 2 भागों में बांट दिया है स्टडी के लिए, जिसमें एक भाग में हम लोग मानवीय तंत्र को देखेंगे और उसके बाद जो दूसरे हिस्से में हम लोग जो रेस्ट के जो टॉपिक बचते हैं, जो अन्य टॉपिक जो बच रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के अब हम सीधे आते हैं, विषय वस्तु पर आते हैं। आज के इस कक्षा में हम लोग मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। पाचन के बारे में, पाचन तंत्र के बारे में, मनुष्य के आहार नाल के बारे में आज के इस सत्र में हम लोग, आज के इस क्लास में हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम शुरू कहाँ से करते हैं, तो हम शुरू करते हैं पाचन क्रिया के चरण से। जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हैं, चाहे वो रेलवे के परीक्षा हों, एसएससी के परीक्षा हों, या फिर आप जो अन्य राज्य की जो पीसीएस की जो परीक्षाएं होती है, या फिर आप यूपीएससी की परीक्षा देखिएगा, मैं दावा तो नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी आपको आश्वस्त करता हूं, अगर आप हमारे इस क्लास के साथ बने रहेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जो होते हैं, जितने भी एग्जामिनेशन है जहां पे ऑब्जेक्टिव लेवल के प्रश्न होते हैं, इन टॉपिक से आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे निश्चित रूप से। बस थोड़ा सा सिस्टमेटिक होके उन चीज़ों को देखते रहिए। चलिए आते हैं पाचन क्रिया के चरण के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, हम लोग आज पूरी पाचन तंत्र को इन 5 चरणों को ध्यान में रख के पढ़ने जा रहे हैं। पाचन क्रिया के जो ये 5 चरण हैं: अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और 5वां जो चरण है वो है उत्सर्जन या बहिष्करण। ध्यान दीजिएगा कि ये जो 5 चरण है, जैसे पहला चरण जो है वो अंतःग्रहण का चरण है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि भोज्य पदार्थ होते हैं, जो पोषक तत्व है, जिसको कि हम भोजन के रूप में मुख गुहा में लेते हैं, ग्रहण करते हैं, ये क्रिया अंतःग्रहण की क्रिया कहलाती है। बहुत सिंपल सी बातें हमें अपनी शब्दों में समझना है और कोशिश रखनी है कि अपनी भाषा में समझ को विकसित किया जाए। किताब की जो भाषा है उसको थोड़ा सा इस तरह से अरेंज किया जाए ताकि हमारे जो मानस पटल पे है, जो उसकी जो जब आप उसको याद न करना पड़े, आपके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं वो बेहतर ढंग से स्टोर हो सके। तो ये पहला चरण है अंतःग्रहण। इस चरण में हम लोग जो पोषक तत्व होते हैं, जो भोजन के रूप में हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, मुख गुहा में उसको ग्रहण करते हैं, ये अंतःग्रहण की क्रिया कहलाती है। और इसके बाद आप देखेंगे कि मुख गुहा से भोजन का जो है वो पाचन जो है वो शुरू हो जाती है। हालांकि मुख गुहा में भोजन का बहुत ही कम पाचन होता है, आंशिक रूप से पाचन की क्रिया होती है। और आप देखिएगा इस क्लास में कि पाचन की संपूर्ण क्रिया पूर्ण रूप से लगभग वो छोटी आंत में जाके आपको पूरा होती है आपको। लेकिन यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर हमसे ये पूछा जाए कि जैसे पूछ दिए जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो अगर आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं तो हम वहाँ पे मुंह को टिक करें। उसके बाद से ये दूसरा चरण है
को देखने के बाद ये तीसरा चरण है अवशोषण की क्रिया, कि भोजन के पाचन के बाद देखेंगे कि छोटी आंत में एक विशेष प्रकार की रचना है, एक अंग है जो आपको पचे हुए भोजन से जो है जो पोषक पदार्थ होते हैं उसको ग्रहण कर लेते हैं। वो इलियम की दीवार में वो विलाई नामक एक रचना होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कई दफ़े पूछा जा चुका है। तो उसके द्वारा उसको अवशोषित कर लिया जाता है और फिर उसको जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, हमारा रक्त परिवहन तंत्र या जिसको हम रुधिर परिवहन तंत्र भी कहते हैं, उस रुधिर परिवहन तंत्र में उसको मिला दिया जाता है। ये क्रिया अवशोषण की क्रिया कहलाती है, कि पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है और फिर उसको रुधिर परिसंचरण तंत्र में जो है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में जो है उसको जो है डाल दिया जाता है। तो ये अवशोषण की क्रिया है। चौथी क्रिया जो है वो है स्वांगीकरण की क्रिया। जो पोषक तत्व जो अवशोषित किए जाते हैं विभिन्न अंग के द्वारा, जिस जो अंग हैं जो उन पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं और उसको फिर जब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में मिलाया जाता है, उसके बाद शरीर जब उस पोषक तत्व का प्रयोग करता है, अनुप्रयोग करता है, उपयोग करता है, तो ये क्रिया स्वांगीकरण की क्रिया कहलाती है, जहाँ पे शरीर उन पोषक तत्वों का प्रयोग जो है वो विभिन्न जो कार्य है उसे संपादित करने में उन पोषक तत्वों का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। और ये पांचवा चरण है जिसमें हम लोग देखेंगे कि पोषण की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान जो है वो कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जिसको हम वर्ज्य पदार्थ कह सकते हैं, उत्सर्जित पदार्थ कह सकते हैं। और वो अपशिष्ट पदार्थ जो है वो समय समय पर जो है वो शरीर से बाहर निष्कासित कर दी जाती है। ये क्रिया उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है, बहिष्करण की क्रिया कहलाती है। मतलब अगर हम पाचन को समराइज करें, उसकी डिफिनीसन पे आए, इसलिए हमने शुरू में पाचन के डिफिनीसन पे चर्चा नहीं किया, क्योंकि हम इन पांचों चरण के बारे में बताना चाहते थे। दरअसल अगर आप पाचन के डिफिनीसन को समझना चाहें तो दरअसल इन्हीं पांचों चरण से गुजरने की जो क्रिया है यही पाचन की क्रिया है, कि जब हम मुख गुहा में पोषक तत्व को भोजन के रूप में, भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं और फिर उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण की क्रिया होती है और जो अवशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है वो शरीर से बाहर त्याग दी जाती है। ये संपूर्ण क्रिया सम्मिलित रूप से पाचन की क्रिया कहलाती है, पोषण की क्रिया कह सकते हैं इसको हम। हालांकि हम देखेंगे कि किस तरह से पोषण के डिफरेंस टाइप्स हैं और मनुष्य में किस तरह की पोषण होती है, इसकी चर्चा हम कभी अगले क्लास में करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे समझे कि पाचन की जो क्रिया है, इन्हीं क्रियाओं के सम्मिलित स्वरूप को हम पाचन की क्रिया कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, पाचन कहेंगे। अब आते हैं यहाँ पर हम कि देखेंगे कि किस तरह से मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वो निर्मित होता है। पाचन, मनुष्य के पाचन तंत्र में वो कौन से अंग होते हैं और फिर कैसे कैसे वो अपना काम करते हैं, फिर कैसे कैसे उसका भोजन का पाचन होगा, अवशोषण होगा, उत्सर्जन होगा। इन तमाम प्रक्रियाओं को हम बृहद रूप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसकी क्लास की एक अपनी लिमिटेशन होती है, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड जो स्टडी है उस पर फोकस से रहना पड़ता है। तो अपने एक दायरे हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम उस दायरे में एक कम समय में आपको अधिक से अधिक चीज़ों को बता सके और बेहतर ढंग से बता सके, ताकि वो हमारे दिमाग में जो है वो अधिक दिनों तक जो है वो बनी रहे, उसे याद न करना पड़े, वो हमारे लिए बोझिल न हो, उबाऊ न हो, थोड़ा इंटरेस्टेड हो। तो चलिए आते हैं, अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं। मनुष्य का आहार नाल। अब हम लोग मनुष्य की संपूर्ण आहार नाल में जो भी अंग हैं उन तमाम चीज़ों की हम लोग बारी बारी चर्चा करेंगे। जैसे आप देखिएगा कि हमारे आहार नाल की जो शुरुआत होती है वो मुख गुहा से होती है, ठीक ना, मुंह से शुरू होती है और फिर जो विभिन्न जो अंग है मुख गुहा के अंदर जो है, उसके अलावा फिर मुख गुहा का जो पिछला भाग है ग्रसनी में आता है भोजन, फिर ग्रास नली में, ग्रास नली से किस तरह से अमाशय में वो पहुंचता है, अमाशय से छोटी आंत में, बड़ी आंत में, किस तरह से अग्न्याशय और यकृत के जो
रस होते हैं, जो पाचक रस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो किस तरह से क्रिया करते हैं, इन तमाम चीज़ों को हमें देखना है। तो हम समझ सकते हैं कि मनुष्य के आहार नाल की शुरुआत मुख गुहा से होती है। जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम लोग बारी बारी से चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, आप चीज़ों को समझते चले जाइए। आप पूर्ण रूप से मुख गुहा से लेकर रेक्टम तक, मलाशय तक कैसे कैसे भोजन पहुंचता है, हम उन तमाम पहलुओं को बेहतर ढंग से आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए मुख गुहा। तो मुख गुहा है क्या? दरअसल हम देखते हैं कि हम कह सकते हैं कि मनुष्य के आहार नाल की शुरुआत, मनुष्य के पाचन तंत्र की शुरुआत जो होती है वो मुख गुहा से होती है। जो क्या है, मुख गुहा एक जो है वो गुफानुमा संरचना है, ठीक ना। और उसमें आप देखिएगा कि ये नीचे से एक जबड़ा है, ऊपर से एक जबड़ा है, मतलब दो जबड़ों से मिलकर जो है वो एक गुफानुमा संरचना बनती है, एक गुहानुमा संरचना बनती है, जिसको हम मुख गुहा कहते हैं। और उस मुख गुहा में ही हम लोग पोषक तत्व को जो है भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि मुख गुहा को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मुख गुहा जो है दो जबड़ों से बना हुआ जो है एक एक गुफानुमा संरचना है, एक एक गुहानुमा संरचना है, जिसको हम मुख गुहा कहते हैं। और इस मुख गुहा को बंद करने के लिए जो है, जो अच्छी तरह से ये मुख गुहा बंद हो जाए, पूरी तरह से बंद हो जाए, उसके लिए दोनों जबड़ों के अगले हिस्से में जो है दो मांसल संरचनाएं होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं, ओठ कहते हैं। अब देखिएगा कि जिस व्यक्ति की ओठ कटी हुई होती है तो उसकी मुख गुहा जो है वो पूर्ण रूप से बंद नहीं होती है। उसके बाद आते हैं हम, अगर मुख गुहा के अंदर की संरचनाओं को समझने का प्रयास करते हैं तो मुख गुहा के अंदर हमें मुख्य रूप से 3 संरचनाओं के बारे में जानना होता है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो आइए कि मुख गुहा में हमें जानना है लार ग्रंथि, दांत, और फिर हमको जानना है जीभ। यानी कि अब यहाँ पे मुख गुहा के अंदर हमें 3 चीज़ों को पढ़ना है। हमें लार ग्रंथि के बारे में पढ़ना है, हमें जीभ के बारे में पढ़ना है, और हमें फिर दांत के बारे में जानकारी। और यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं, कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, लार से भी, दांत से भी बनते हैं, और फिर जीभ से भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब फिर बारी बारी से आ रहे हैं, इन 3 चीज़ों के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले हम लार ग्रंथि के ऊपर। ये लार ग्रंथि क्या है? तो वस्तुतः लार ग्रंथि जो हमारे मुख गुहा के अंदर, जो मनुष्य की जो आहार नाल की जो शुरुआत हम देखें मुख गुहा से होती है, उस मुख गुहा के अंदर मूल रूप से 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। जिससे कि लार का या सलाइवा का स्राव, उसके अपने यूजेज हैं जो हम देखेंगे। तो लार ग्रंथि में हमने पहले तो ये देखा कि हमारे मुख गुहा में कितनी लार ग्रंथि है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि है। हम उन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों के बारे में आप लोगों को बताते हैं, जो आप पहले उसको समझिए। सबसे इसमें जो 3 जोड़ी जो लार ग्रंथि है, उसमें मनुष्य जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी है, किस लार ग्रंथि से कितने लार का स्राव होता है, तो सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है वो है आपको कर्णमूल ग्रंथि। तो दोस्तों, मेरी कोशिश रहेगी कि इस चैनल की अभी ये शुरुआती समय है और हमारी काम चल रही है। हम एक वेबसाइट भी क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं उसके PDF जो है वो भी आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव में उसके लिंक डाल दिए जाएंगे, या वेबसाइट पे जाके उसको पढ़ भी सकते हैं। द डिटर्मिनेशन टीम की अपनी एक वेबसाइट क्रिएट की जा रही है, और बहुत जल्द, ऐसा नहीं कि बहुत लंबे अवधि का, बहुत जल्द हमारी वो वेबसाइट जो है वो रन करने लगेगी, जहाँ पे इन चीज़ों को जो आप इन वीडियो क्लासेज में पढ़ेंगे या इसके अलावा भी कई सारे अन्य मुद्दों पर उस वेबसाइट पे जाके आप उपयोगी सामग्रियों को पढ़ पाएंगे, या फिर कुछ महत्वपूर्ण सामग्री जिसके PDF जो है वो YouTube चैनल के डिस्क्रिप्टिव में डाल दिए जाएंगे, जो आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। तो पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा होता है सब मैंडिबुलर ग्रंथि, और तीसरा होता है सब लिंगुअल ग्रंथि।
अब जरा ध्यान देंगे कि ये अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसको हम लोग कर्णमूल ग्रंथि कहते हैं। इसको कौन सी ग्रंथि कहते हैं? कर्णमूल ग्रंथि कहते हैं। जैसे हम एक सबमैंडिबुलर ग्रंथि जो है इसको अधोहनु ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं, अधोहनु ग्रंथि, या इसको हम लोग सब मैक्सिबुलर ग्रंथि भी कहते हैं। सब मैंडिबुलर को जो है हम लोग सब मैक्सिलरी ग्रंथि कहते हैं, सब मैक्सिलरी ग्रंथि कहते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जो कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो एग्जामिनेशन होते हैं, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होते हैं या फिर उसके मेंस होते हैं जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं, कभी कभी वहाँ पे देखिएगा कि फैक्चुअल टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, विकल्प भी जो है वो उसमें भी विद्यार्थी को एक धोखा देने का प्रयास किया जाता है। तो अब ये सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्रंथि ना लिख के अधोहनु ग्रंथि लिख दिया जाता है कभी कभी, या कर्णमूल ग्रंथि लिख दिया जाता है पैरोटिड ग्रंथि के बदले। तो इससे हम लोग परेशान नहीं होंगे, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। वैसे जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं तो वहाँ पे आप देखिएगा कि वो इंग्लिश वाले जो सेक्शन है उसमें उसको क्वेश्चन को पढ़ के उनके लिए आसान थोड़ा हो जाता है कि वो पैरोटिड ग्लैंड को ढूंढ पाते हैं। लेकिन जो हिंदी के स्टूडेंट हैं वो परेशान नहीं होंगे, बायोलॉजी में बहुत सारे इंग्लिश टर्म यूज होते हैं, लेकिन हम चीज़ों को समझेंगे और इसको किसी दूसरे दृष्टिकोण से इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो ग्रंथि है ये आपको मनुष्य की जो तीनों लार ग्रंथि है उसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, और इससे 20% लार का स्राव होता है। उसके बाद ये जो लार ग्रंथि है सब मैक्सिलरी ग्रंथि या जिसको सब मैंडिबुलर ग्रंथि है, इसमें 60 से 70% लार का स्राव होता है, और लगभग 5 से 10% लार का स्राव जो होता है वो सबलिंगुअल ग्रंथि से होता है। तो इसको देखें ध्यान से कि सबसे पहली बात तो हो गई कि पैरोटिड ग्रंथि जो हो गई वो हमारी मुख गुहा के अंदर सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। उसके बाद सब मैंडिबुलर ग्रंथि है जिसको हम सब मैक्सिलरी ग्रंथि या अधोहनु ग्रंथि भी कहेंगे, और तीसरी जो सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी लार ग्रंथि है, उसको हम लोग कहेंगे सबलिंगुअल ग्रंथि। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि मुख गुहा में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है तो वो पैरोटिड ग्रंथि है, दूसरी हो गई आपको सबमैंडिबुलर ग्रंथि है, और तीसरी ग्रंथि जो है वो सबलिंगुअल ग्रंथि है जो मुख गुहा के अंदर सबसे छोटी लार ग्रंथि है। अब इन तीनों ग्रंथियों को जानते हैं कि ये तीनों ग्रंथि जो हैं वो मुख गुहा में कहाँ कहाँ स्थित होते हैं, चूँकि इससे भी क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं, कई दफ़े पूछा भी गया है। तो आप लोग देखिए कि ये जो ग्रंथि है ये आपको, इसका नाम ही है कर्णमूल ग्रंथि, ये कान की सतह के ये नीचे पाई जाती है ये ग्रंथि। और देखिए दोनों कानों के नीचे, कानों की सतह के निचले सतह के पास ये ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि। और ये जो अधोहनु ग्रंथि है यानी सब मैंडिबुलर ग्रंथि है जिसको सब मैक्सिलरी ग्रंथि कहते हैं, ये ग्रंथि जो है दोनों जो जबड़े हैं, मतलब ये निचला जबड़ा और जो ऊपरी जबड़ा है उसकी जो संधि स्थल है, दोनों का जो यहाँ पे मिलान होता है, दरअसल उस संधि स्थल पर जो है वो सब मैंडिबुलर ग्रंथि है। और सबसे ज़्यादा लार का स्राव भी मुख गुहा में इसी ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। तो इसकी स्थान कहाँ पे है कि दोनों जबड़ों का जो संधि स्थल है वहाँ पर ये ग्रंथि पाई जाती है। जबकि ये सबलिंगुअल ग्रंथि जो है, जो सबसे छोटी ग्रंथि है, ये आपको जो हमारी मुख गुहा के अंदर जो एक मांसल संरचना है, टंक जिसको हम जीभ कहते हैं, उस जीभ के निचली सतह में और निचले जबड़े की जो फर्श है, धरातल है, जो सतह है निचले जबड़े की सतह पर और जीभ के निचले भाग में जो है ये ग्रंथि पाई जाती है, जिसको कि हम लोग सबलिंगुअल ग्रंथि कहते हैं। जीभ की सतह के नीचे ये एक जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि है, और इन तीनों लार ग्रंथियों में कौन सी ग्रंथि बड़ी है, कौन सी ग्रंथि छोटी है, और कितने लार का स्राव करता है, कौन सी ग्रंथि कहाँ पर है। पैरोटिड ग्रंथि कान के निचले सतह के पास, सबमैंडिबुलर ग्रंथि दोनों जबड़ों की संधि स्थल के पास, ये
कई दफ़े पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और जीभ की सतह के नीचे जो है वो सबलिंगुअल ग्रंथि है, एक जोड़ी सबलिंगुअल ग्रंथि। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इन तीनों से जो सम्मिलित रूप से जो लार स्रावित होता है तीनों ही ग्रंथि के द्वारा, तो आपको हम बता दें कि लगभग 1.5 लीटर लार का स्राव, कहीं कहीं आपको 1.5 लीटर से 2 लीटर तक दिया रहता है। तो आमतौर पे जो है मुख गुहा में जो लार ग्रंथियां हैं उससे प्रतिदिन जो है वो 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। हम लोग रसायन में इस चीज़ को पढ़ेंगे, पीएच मान के बारे में, कि पीएच मान क्या है, और पीएच मान से बहुत सारे अनुप्रयोग होते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल इसको, और आपको हम बता दें कि लार की जो प्रकृति होती है, लार की प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है, यानी कि निश्चित रूप से उसका पीएच मान जो होगा वो 7 से कम होता है। समझते हैं कि लार की जो प्रकृति है तो ये कैसी होती है, अम्लीय होती है। और इसका पीएच मान जो होता है, पूछ दिया जाता है ये सब क्वेश्चन, ये 6.8 होता है, ठीक ना। कि लार लगभग 1.5 लीटर प्रतिदिन स्रावित होता है मुख गुहा के अंदर। इसका पीएच मान जो हो गया वो 6.8 हो गई, यानी कि इसकी प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। अब हम कि लार की जो बनावट है, तो आमतौर पे लार में जो है 98 से 99% तक ये जल होते हैं, और 1% जो होते हैं उसमें आपको विभिन्न तरह के जो खनिज लवण होते हैं या उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं लार के अंदर। तो ये आपको 1% जो है वो खनिज, एंजाइम्स, ये आपको होते हैं लार के अंदर। तो लार की बनावट को हम लोग जान गए कि लार के अंदर लगभग 99% जो होता है वो जल होता है, और 1% जो होता है वो आपको विभिन्न तरह के जो कार्बनिक पदार्थ हैं, कुछ खनिज लवण है, मिनरल्स हैं, उसके अलावा जो एंजाइम्स हैं वो आपको उपस्थित होते हैं। अब एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं लार ग्रंथि से, वो है कि लार से कौन से एंजाइम्स स्रावित होते हैं। तो उसको हम देखते हैं। लार से स्रावित होने वाले, लार ग्रंथि से, या आप ऐसे कह लीजिए कि लार में उपस्थित एंजाइम्स। कई दफ़े ये क्वेश्चन आपको विभिन्न जो परीक्षाएं हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उसके पेपर में आपको ये देखने को मिलता है कि लार ग्रंथि में कौन से एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ पे कई तरह के अपने अपने मंतव्य है, लेकिन मुख्य रूप से हमें ये समझना है कि लार ग्रंथि से 2 ही तरह के लार का स्राव होता है, एक लाइसोजाइम और दूसरा जो होता है, लाइसोजाइम के अलावा जो है वो टाइलिन का स्राव होता है, लाइसोजाइम और टाइलिन। आमतौर पे जो मनुष्य की जो मुख गुहा है, उस मुख गुहा से जो लार का स्राव होता है उसमें ये 2 तरह के लार होते हैं, एक होता है लाइसोजाइम और एक दूसरा जो लार होता है वो होता है टाइलिन। ये आपको जो है लाइसोजाइम जो लार है, दरअसल जो ये लार है ये जीवाणुनाशी है। हमारे मुख गुहा में जो भोजन हम लोग, जिसको हम लोग अंतर्ग्रहण करते हैं, अगर उस भोजन में कुछ ऐसे हानिकारक जीवाणु आते हैं तो लाइसोजाइम एंजाइम्स जो है उन जीवाणुओं को मार देते हैं, उन जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं। मतलब ये एक जीवाणुनाशी जो है वो एंजाइम्स हैं जो लार ग्रंथि में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो टाइलिन है, ये जो लार है, ये इसका काम क्या होता है, ये दोनों ही एंजाइम्स जो होते हैं वो चिपचिपा होते हैं, और इसका काम क्या होता है कि जो स्टार्च है, जो मंड है, देखिएगा आप जब पोषक तत्व को पढ़ेंगे तो पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च या मंड, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे संभवतः, या हम फिर अगले क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। तो स्टार्च या मंड का जो पाचन होता है वो मुख गुहा में जो है वो टाइलिन के द्वारा शुरू हो जाता है। हमने प्रारंभ में ही देखा था कि मनुष्य के
आहार नाल में जो है वो पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो हम वहाँ पे इस बात को डिस्कस किए थे कि पाचन की शुरुआत जो होती है वो मुंह से ही शुरू हो जाती है, और मुंह में जो है वो टाइलिन लार जो होती है वो आपको भोजन में जो पोषक तत्व के रूप में जो स्टार्च या मंड होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसके पाचन के लिए जिम्मेवार होता है। उसके अलावा आप देखिएगा कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि लार ग्रंथि के एंजाइम्स में ये दोनों विकल्प नहीं रहते हैं, कभी कभी डायस्टेज या म्यूकस भी लिख दिए जाते हैं। तो डायस्टेज दरअसल ये इसी का स्वरूप है, इसलिए इससे हम धोखा नहीं खाएंगे। कभी कभी यहाँ पे म्यूकस भी लिख दिया जाता है। तो म्यूकस के लिए कई सारी ग्रंथियाँ होती है, लेकिन ये लार में भी म्यूकस का स्राव होता है। तो हम लोग इसको इस रूप में लेंगे कि अगर ये दोनों विकल्प में नहीं हो किसी एग्जामिनेशन में, और अगर डायस्टेज या म्यूकस दिए गए हैं, तो वहाँ पे हम इसको टिक करेंगे। हालांकि विभिन्न जो एग्जामिनेशन है उसके अपने अपने प्रकृति हैं। जैसे आप देखिएगा जो एसएससी वगैरह के परीक्षा हैं या फिर रेलवे की परीक्षा है, तो वहाँ पर 4 ही विकल्प हमारे पास होते हैं। अगर बिहार में आप बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, तो ये इकलौती आपको आयोग है जो 5 विकल्प प्रोवाइड कराती है। तो वहाँ पे जब आप देखिएगा ई विकल्प जो है वो बहुत ही अलग तरह की विकल्प है। बिहार लोक सेवा आयोग ने जो, हालांकि मैं आयोग के पर कुछ नकारात्मक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप देखिएगा कि बिहार लोक सेवा आयोग हर साल जो है पहले प्रश्नों को जो है कई सारे प्रश्न जो होते हैं एलिमिनेट करने पड़ते थे, और जब से 5वें विकल्प को, वैसे जो प्रश्न हैं जहां पे वो गलती करते हैं आयोग, उसकी भरपाई उनकी विकल्प ई कर देती है, जहां पे इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, इस तरह से वो ऑप्शन होती है जो 5वें विकल्प। तो वो परीक्षा के प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि लार में जो उपस्थित एंजाइम्स है वो लाइसोजाइम और टाइलिन, कभी कभी आपको डायस्टेज या म्यूकस भी देखने को मिल जाता है, या विभिन्न सेट प्रैक्टिस वगैरह जो करते होंगे उन्होंने देखा होगा इस चीज़ को। तो ये हैं वो विभिन्न एंजाइम्स। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि लार का कार्य क्या है, तो मनुष्य के जो मुख गुहा में जो लार का स्राव होता है वो भोजन को गीला कर देते हैं। जो लार स्रावित होता है जीभ के द्वारा भोजन में उसको मिला दिया जाता है, उस चिपचिपे लार को, भोजन को वो गीला करते हैं और उसको एक लुगदी की तरह बना देते हैं, जिससे वो लार से सना भोजन जो होता है वो मुलायम हो जाता है। आप देखेंगे कि मुख गुहा से वो भोजन जो है वो ग्रसनी ग्रास नली होते अमाशय में जाती है, तो भोजन जो मुलायम हो जाता है, एक लुगदी की तरह हो जाता है, जो अंतःग्रहण की क्रिया में जो है मुख गुहा से ग्रसनी में या ग्रास नली में जाना उसके लिए सुविधाजनक हो जाता है। तो ये लार का काम है, भोजन को मुलायम करना, या हम देखें कि स्टार्च का पाचन भी शुरू होता है, ठीक ना, एक भोजन को लुगदी के रूप में बना देना और जिसको आसानी से जो है ग्रसनी में भेजा जा सके। तो ये लार का काम हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि हम मनुष्य के लार ग्रंथि से संबंधित जितने भी आयाम हैं उन सभी आयामों को देख चुके होंगे, और किसी भी तरह से अब यहाँ से आप क्वेश्चन को छोड़ने की स्थिति में नहीं होंगे। हम लोग जानते हैं कि लार की बनावट कैसी होती है, कि लार में कौन से पदार्थ होते हैं। मुख गुहा के अंदर 3 तरह की संरचनाओं को हमें पढ़नी है। लार ग्रंथि को पढ़नी है, दांत को पढ़नी है और फिर जीभ को पढ़नी है, फिर हम ग्रसनी में आगे बढ़ेंगे। तो फिर यहाँ पे देखिए दांत के बारे में, कि दांत जो है वो क्या है, कि ये अस्थि उपास्थि से बने होते हैं। आप इसकी बनावट कभी एक क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि दांत किन चीज़ों से बने होते हैं, तो कैल्शियम और फास्फोरस जो होते हैं उन तत्वों से मिलकर जो होते हैं वो दांत का निर्माण होता है। उसके अलावा दांत की संरचना से भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि दांत है कहाँ पर। तो हमारे मुख गुहा के अंदर जो दोनों जबड़े हैं, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, दोनों ही जबड़ों में जो है दांत जो होते हैं वो स्थित होते हैं, और जिस स्थान पर जो है दांत स्थित होता है जबड़ों के उस हिस्से को हम मसूढ़ा कहते हैं, ठीक ना। तो दांत कहाँ पर स्थित है, दोनों ही जबड़ों में जो है, ऊपरी जबड़े में भी और निचली जबड़ों में भी जो है वो दांत जो होते हैं वो स्थित होते हैं। दरअसल मनुष्य के मुख गुहा के अंदर जो होते हैं वो 2 तरह के दांत होते हैं। एक अस्थाई दांत, इसको हम लोग दूध के दांत भी कहते हैं, दूध के दांत, और एक होता है अस्थाई दांत।
तो मनुष्य के मुख गुहा में ये दो तरह के दांत होते हैं, एक अस्थाई दांत जिसको हम दूध के दांत भी कहते हैं, और ये प्रायः बच्चे के जन्म के बाद जो है 6 महीने या 9 महीने के बाद जो है उसके मुख गुहा में जो है मसूड़ों में जो है ये दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। और आम तौर पर देखा जाता है कि 5 से 7 वर्ष की उम्र होने पर ये दांत फिर टूटने लगते हैं। उनके स्थान पर उन टूटे हुए जो दांत होते हैं, जहाँ पे टूटता है उनके स्थान पे नए दांत निकल आते हैं, जिसको हम लोग अस्थाई दांत कहते हैं। कभी कभी इसकी संख्या भी पूछ ली जाती है कि दूध के दांत की संख्या अधिकतम क्या होती है। तो मुख गुहा के अंदर जो दूध के दांत होते हैं उसकी अधिकतम संख्या जो होती है वो 20 होती है। इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान रखेंगे। अधिकतम संख्या, इसकी अधिकतम संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और ये प्रायः जन्म के 6 महीने या 9 महीने के बाद ये मुख गुहा में निकलने शुरू होते हैं। 5 से 7 वर्ष की आयु में जो है ये फिर टूटने लगते हैं और उनके स्थान पर जो है नए दांत निकल आते हैं, जिसको कि हम लोग अस्थाई दांत कहते हैं। अगर हम देखेंगे तो हमारे मुख गुहा के अंदर इन अस्थाई दांतों के जो टाइप्स हैं वो 4 तरह के होते हैं। इसकी कुल संख्या जो होती है वो अधिकतम, इसकी जो हमारे मुख गुहा के अंदर जो कुल दांतों की, जो अस्थाई दांतों की संख्या है वो 32 होते हैं। हालांकि सभी व्यक्तियों के जो हैं वो एक साथ वो 32 दांत नहीं होते हैं, समय समय पे वो दांत निकलते हैं और 32 दांत जो होते हैं वो फिर पूरा हो जाते हैं। तो ये 32 दांत हो गए जो 4 तरह के दांत होते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में जो दांत हैं उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इंसाइजर, या इसको हम लोग कतरनक कहते हैं। दूसरा जो दांत है वो है आपको कैनाइन, इसको भेदक भी कहा जाता है। और ये तीसरा जो दांत है इसको हम लोग कहते हैं प्रीमोलर, इसको हम लोग अग्र चवर्णक भी कहते हैं। और एक चौथा दांत हो गया जिसको हम लोग कहते हैं मोलर, या इसको हम लोग हिंदी में चवर्णक कहते हैं। तो ये 4 तरह के दांत हो गए मुख गुहा के अंदर। इंसाइजर जिसको हम लोग कतरनक कहते हैं, दूसरा हो गया कैनाइन या भेदक, और तीसरा हो गया प्रीमोलर, जबकि चौथा दांत जो हो गया वो मोलर या चवर्णक कहते हैं। ये जो दांत है इसकी संख्या जो होती है मुख गुहा में, आप देखिएगा कि हमारे जबड़े में जो सबसे आगे के दांत होते हैं, 4 ऊपर ऊपरी जबड़े में और 4 निचले जबड़े में, ये इंसाइजर है, या इसको हम लोग कुतरने वाली दांत कहते हैं। चूँकि इसका काम जो होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कुतरना होता है। मुख गुहा के अंदर जितने भी दांत हैं अगर आप देखेंगे तो ये मुख गुहा के अंदर सबसे कमज़ोर दांत होती है, जो सबसे अगर चोट लगती है कभी जबड़े पे तो सबसे पहले ये दांत टूट जाती है। इसकी संख्या जो होते हैं वो 4 + 4, 4 ऊपरी जबड़े में 4 निचले जबड़े में, तो कुल इसकी संख्या 8 होती है इंसाइजर की संख्या। और जो आगे के जो ये 4 दांत होते हैं ऊपर और नीचे 4 दांत, उसके बगल में आप देखिएगा कि 2 नुकीले दांत होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कैनाइन कहते हैं, या इसको हम लोग भेदक कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अगर कभी हमसे ऐसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य के मुख गुहा में सबसे मजबूत दांत कौन सा होता है, तो मनुष्य के मुख गुहा में जो है वो सबसे मजबूत दांत जो है वो यही दांत है जिसको हम लोग कैनाइन कहते हैं, या इसको हम लोग भेदक कहते हैं। और ये ऊपरी जबड़े में 2 होता, मतलब 2 इंसाइजर के बगल में दोनों तरफ से ऊपरी जबड़े में भी और निचली जबड़े में भी ये दांत उपस्थित होते हैं, यानी 2 + 2 यानी 4 दांत जो होते हैं वो आपको कैनाइन होते हैं, जिसको हम भेदक कहेंगे। और ये मुख गुहा का सबसे मजबूत दांत होता है। आमतौर पे भोजन को जो चीरने फाड़ने का काम जो है वो इसी दांत के द्वारा किया जाता है। मोलर है, इसकी संख्या कुल संख्या 12 होती है, और इसका ऊपरी सतह जो होता है, ऊपर का जो सतह है वो सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है। जितने भी हमारे दांत हैं मुख गुहा में उसमें मोलर जो है वो बाद में निकलते हैं, समय समय पे वो निकलते रहते हैं। और देखिएगा कि भोजन को अत्यंत महीन बनाने का काम जो है वो मोलर के द्वारा ही है। तो ये 4 तरह के दांत हो गए, इंसाइजर या कतरनक यानी कुतरने वाली दांत जो भोजन को कुतरने का काम करता है, ठीक ना। ये दूसरा हो गया जिसको हम कैनाइन या भेदक कहते हैं, जो मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली सबसे मजबूत दांत होती है, नुकीली दांत होती है।
और इसके द्वारा जो है भोजन को चीरने फाड़ने का काम किया जाता है। इसकी कुल संख्या जो होती है वो 4 होती है। प्रीमोलर, जिसको हम लोग अग्रचवर्णक कहते हैं, इसकी कुल संख्या 8 होती है। ये भी भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। और मोलर, जिसकी संख्या जो होती है वो 12 होती है, और ये भोजन को अत्यंत महीन पीसने का काम करता है। जब हम भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो सलाह दी जाती है कि भोजन को अच्छी तरह से हम लोग को चबाना चाहिए और चबाने के बाद ही उसको ग्रसनी या ग्रास नली के अंदर भेजना चाहिए। लेकिन हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, भोजन को अच्छी तरह से चबाते नहीं, और जब हम चबाते नहीं हैं तो जब वो आमाशय के अंदर जाती है तो पाचन तंत्र को जो है, आहार नाल को जो है वो ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, जिसके कारण भोजन के पचने में जो है वो समस्याएं उत्पन्न होती है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो इत्मीनान से भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर करनी चाहिए। वैसे भी मनुष्य में कोई वो देखिएगा, शाकाहारी जीवों में गाय भैंस जो होते हैं उसमें एक विशेष संरचना उसके आहार नाल में पाई जाती है। उसके आहार नाल में एक आमाशय में एक कक्ष होता है, एक वेश्म होता है, जिसको रुमेन कहते हैं। यहाँ पे कभी कभी पूछ देता है ये क्वेश्चन, रुमेन। तो जो शाकाहारी जीव हैं उनके आमाशय का एक ये कक्ष होता है, रुमेन। वो क्या करते हैं, जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो वो उसको रुमेन में डाल लेते हैं, और फिर इत्मीनान से बैठकर वो, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं पौज करना, तो वो गाय भैंस जो है उसको आप हिंदी के शब्द में कहिए तो जुगाली करना कहते हैं। फिर वो इत्मीनान से बैठकर उस भोजन को जो है वो रुमेन से मुख गुहा में लाता है, और मुख गुहा में उसको चबाता है बैठ के अच्छी तरह से, और फिर उसको आमाशय में डाल देता है। तो हमारे आहार नाल में कोई ऐसी जुगाली करने वाली भी सिस्टम नहीं है कि हम भोजन को अगर एक बार अच्छी तरह से नहीं चबा पाते हैं तो फिर हम उसको मुख गुहा में लाएंगे, फिर उस जुगाली करेंगे, ऐसी कोई सिस्टम नहीं है। तो कोशिश रहनी चाहिए कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन को हम अच्छी तरह से चबा कर जो है वो ग्रहण करें, ताकि जो है जो आहार नाल है उसमें भोजन का पाचन जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। तो ये 4 दांत हो गए। अब हम लोग देखते हैं कि दांत की जो है वो संरचना क्या होती है, किस तरह की ये संरचना हमारे मुख गुहा के जो जबड़े हैं, जहाँ मसूड़े में दांत होते हैं, उसकी क्या संरचना हो। ये है प्रीमोलर, या जिसको हम लोग अग्रचवर्णक कहते हैं। इसकी संख्या भी 4+4 होती है, मतलब कैनाइन के बाद 2 ऊपरी जबड़े में दोनों तरफ से 2-2 यानी 4, और फिर निचले जबड़ों में, जिसको हम लोग प्रीमोलर कहेंगे या इसको हम लोग अग्रचवर्णक कहेंगे। ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। ये ऊपर से इसके अपेक्षा थोड़ा चौड़ा हो जाता है। और ये चौथा है जो मोलर कहलाता है, या इसको हम लोग चवर्णक कहते हैं। तो हम दांत की संरचना को अगर समझ चाह रहे हैं तो उसको 3 भाग में आप बांट सकते हैं, कि जो सबसे जो दांत का जो सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है, जिसको कि हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं, जिसको हम लोग उसको अस्थि गुहा भी, मज्जा गुहा भी कहते हैं। जो दांत की जो सबसे अंदर की जो संरचना होती है उसको हम लोग मज्जा गुहा कहते हैं। जिस मज्जा गुहा के अंदर जो होते हैं वो कई सारे जो होते हैं संयोजी ऊतक होते हैं, या उसके अलावा उसमें रुधिर वाहिनियाँ होते हैं। वो तंत्रिका तंत्र के जो पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, वो भी आपको दांत की जो ये मज्जा गुहा है उसमें पाए जाते हैं। देखिए उस सेंसिटिव जो कहते हैं कि कभी कभी हम ठंडे पदार्थ, बहुत ठंडे पदार्थ या बहुत गर्म पदार्थ जो हम मुख में गुहा में डालते हैं तो कभी कभी हमारे दांत झंझना जाते हैं। उसका कारण वहीं पर यही है कि ये जो मज्जा गुहा में जो आपको जो संयोजी ऊतक हैं, वो टिश्यू जो है उसमें वो झंझनाहट उत्पन्न होती है। तो ये दांत का सबसे आंतरिक हिस्सा हो गया मज्जा गुहा। उसके बाद जो होता है दांत का जो अधिकांश है, जो सबसे बड़ा हिस्सा है, वो डेंटाइन से बना होता है। ये आपको हल्के पीले रंग की जो होती है वो पदार्थ होता है, बहुत ही ठोस पदार्थ होता है आपको ये डेंटाइन। और दांत का सबसे बड़ा हिस्सा, मतलब दांत का अधिकांश हिस्सा अगर हम कहें तो वो डेंटाइन से ही मिलकर बना होता है, जो मज्जा गुहा के बाहर का आवरण हो गया। और दांत की सबसे ऊपरी परत जो हो गया, सबसे बाहरी आवरण जो हो गया, उसको हम लोग इनामेल कहते हैं। ये एक चमकीला सतह होता है जिसके कारण जो है वो दांत वो चमकीला बनता है। तो ये होती है।
तो इस तरह से हम लोगों ने दांत की बनावट, दांत की संरचना, दांत के टाइप्स, दूध के दांत या अस्थाई दांत, फिर उनकी संख्या के बारे में, अस्थाई दांत के टाइप्स के बारे में जान चुके हैं। दांत बाहरी परत की अगर हम बात करें कि दांत की जो सबसे बाहरी आवरण है, सबसे बाहरी परत है, वो इनामेल का बना होता है और ये बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। इतना आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि दांत जो होते हैं वो हड्डी से ज़्यादा मजबूत होते हैं और उसमें इनामेल जो होता है, हमारे शरीर में जितने भी अस्थि हैं उसमें सबसे कठोर जो है वो अस्थि जो है वो इनामेल ही है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वे में कई परीक्षाओं में कई दफ़े पूछा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी बनता है कि दांतों का जो अध्ययन होता है वो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। कहा जा चुका है कि अगर हम हिस्से की बात करें तो दांत का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम लोग दांत के भाग, तो आप अगर इसको समझना चाहें तो दांत का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम लोग शिखर कहते हैं या उसको हम लोग शीर्ष कहते हैं, क्राउन कहते हैं उसको। सबसे जो दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, शिखर कहेंगे या फिर उसको हम लोग शीर्ष कहते हैं। दूसरा जो होता है वो बीच वाला जो भाग होता है उसको हम लोग गर्दन कहते हैं या फिर ग्रीवा कहते हैं। और दांत का जो हिस्सा जो होता है जो मसूड़े के अंदर आपको धंसा होता है उसको हम लोग जड़ कहते हैं, यानी रूट कहते हैं उसको। तो ये दांत के 3 हिस्से हो गए। सबसे ऊपरी हिस्सा जो है उसको शीर्ष कहते हैं, क्राउन कहते हैं। और जो बीच वाला भाग होता है जो दांत का वो नेक हो गया जिसको हम लोग गर्दन कहते हैं या ग्रीवा कहते हैं। और दांत का जो हिस्सा जो होता है वो मसूड़े में धंसा होता है उस भाग को हम लोग रूट कहते हैं। कहा जाता है दांतों की मजबूती तभी बनी रहती है जब मसूड़े मजबूत होते हैं, क्योंकि अगर मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि जहाँ पे दांत के जो रूट वाले हिस्से हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे और फिर वो मुख गुहा के अंदर जो दांत होते हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस तरह से दांत के बारे में जितने डायमेंशन थे उन सभी डायमेंशन को हमने कवर किया। दांत से अब कोई इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में, तो ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम मुख गुहा की जो तीसरी संरचना है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जीभ या जिसको हम लोग टंग कहते हैं, अंग्रेजी में जीभ को हम लोग टंग कहते हैं। तो हमारे शरीर में जो है वो जो पाचन तंत्र है उस जिसकी शुरुआत आपको मुख गुहा से होती है। तो देखिएगा कि मुख गुहा में जो है वो एक बहुत ही मांसल संरचना होती है, एक बहुत ही मजबूत मांसपेशी होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ की मांसपेशी होती है, तो जीभ की मांसपेशी होती है, सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। एक मांसल संरचना होता है जिसका जो पिछला हिस्सा जो होता है वो हमारे निचले जबड़े के अधर तल से जुड़ा होता है, जबकि जीभ का जो अगला हिस्सा होता है वो स्वतंत्र होता है। मतलब हमारे मुख गुहा के अंदर जो मांसल संरचना है जिसको हम जीभ कहते हैं उसका पिछला भाग जो होता है वो निचले जबड़े के अधर तल से जुड़ा होता है, जबकि इसका अगला हिस्सा जो होता है वो स्वतंत्र होता है। और जीभ की सतह पर आप देखिएगा कई छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं। उन अंकुरों को हम लोग स्वाद कलिकाएँ कहते हैं, उसको हम लोग स्वाद कलिकाएँ कहते हैं, ठीक ना। और जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं उस भोजन का जो स्वाद ग्रहण करने का काम है वो इन्हीं स्वाद कलिकाओं के जरिए होता है कि जीभ के जो सतह पर जो उपस्थित स्वाद कलिका हैं वो भोजन के विभिन्न स्वाद को, जो कोई भोजन खट्टा है या मीठा है या फिर तीखा है, कसैला है, जो विभिन्न तरह के जो टेस्ट हैं भोजन के जो स्वाद हैं उस स्वाद का अनुभूति जो होता है वो जीभ की सतह पर उपस्थित इन स्वाद कलिकाओं के जरिए ही होता है। तो ध्यान रखेंगे हम इस चीज़ को, ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा चुका है। कभी कभी हमको ये भी पूछ देता है कि मीठा स्वाद का ग्रहण जीभ का कौन सा हिस्सा ग्रहण करता है, वो तीखा खट्टा। तो देखिएगा एक दो चीज़ हम आपको बता देते हैं कि दांत का जो जो जीभ का जो सबसे अगला हिस्सा होता है तो वो मीठा की अनुभूति जो होती है वो जीभ के सबसे अगले हिस्से में होती है। उसके बाद ये साइड का जो हिस्सा है थोड़ा जीभ के थोड़ा सा अंदर, आगे से थोड़ा सा अंदर,
वहाँ पे आपको खट्टा का अंदर जो है वो अनुभव होता है। उसके अलावा आप सबसे अंदर में देखिएगा जो वो कशैला होता है, जो या आप कह सकते हैं जो कड़वा होता है, जो टेस्ट उसका अनुभव जीभ की जो है भीतरी भाग के द्वारा होता है, थोड़ा अंदरूनी हिस्से के द्वारा होता है। तो ये डिफरेंस हिस्से हैं जहाँ पर हम विभिन्न तरह के जो हैं भोजन के स्वाद को स्वाद कलिकाओं के माध्यम से जो जीभ की सतह पर उपस्थित होते हैं उन स्वाद कलिकाओं के माध्यम से हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। और यह हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी हो गई। उसके अलावा आपको हम एक चीज़ बता दें जीभ के बारे में कि जीभ के अपने कार्य क्या हैं। तो जीभ के अपने कार्य हैं कि सबसे पहला तो ये कार्य हो गया कि जो मुख गुहा में जो लार निकलती है, दरअसल उस लार को भोजन के साथ मिला देती है। मुख गुहा के अंदर जो लार स्रावित होता है उस लार को क्या करता है कि ये भोजन के साथ जो है मिला देता है, जिससे भोजन जो है वो मुलायम हो जाता है। इसके अलावा जो है जो दांतों के द्वारा जो भोजन को जो चबाया जाता है तो वो जीभ के द्वारा ही विभिन्न हिस्सों में उसको घुमाया जाता है, जिससे दांत उसको फिर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और फिर हम उस भोजन को ग्रसनी के द्वारा ग्रास नली में भेज देते हैं। इसके अलावा जीभ का काम जो है वो अगर हम पाचन तंत्र से ज़रा इतर होके देखें तो जो उच्चारण है, हिंदी व्याकरण को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो शब्द हैं, जो वर्ण हैं, जो ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण हम लोग करते हैं उसमें जीभ का एक अहम योगदान है। तो सब वर्णों के उच्चारण में जो है, विभिन्न ध्वनियों के उच्चारण में जो है वो जीभ मददगार होता है। उसके अलावा अगर हम पाचन तंत्र के दौरान देखते हैं तो वो स्वाद को ग्रहण करना, लार को भोजन के साथ मिला देना, और दांतों के बीच उसको विभिन्न हिस्सों में घुमाना ताकि भोजन को अच्छी तरह से चबाया जा सके, ये सभी कार्य जो है वो सम्मिलित रूप से जीभ के हैं। तो इस तरह से हम लोग आज इस आहार नाल का जो सबसे अगला भाग है, सबसे जो प्रारंभिक हिस्सा है जिसको हम मुख गुहा कहते हैं, हमने उस मुख गुहा को कवर किया। मुख गुहा जिसके अंदर जीभ, दांत और फिर हमने क्या कहते हैं लार ग्रंथि को देखा।